बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद। आज प्रोग्राम में जिस अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं यूं कहूं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार नौजवानों पर होता है और नौजवानों का तालीम याफ्ता होना, कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। लेकिन जहाँ तालीमी निज़ाम ख़राब हो, जहाँ नौजवानों को उनके हुकूक तालीम के हिसाब से नहीं मिल रहे हों, वहाँ निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। आज इसी अहम मौजू पर हम बात करेंगे। इस वक्त तालीमी निज़ाम का हाल क्या है, क्या तलबा को उनके हुकूक मिल रहे हैं, किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नताइज की अगर बात करें, जो कि बहुत अरसे से हम सुनते चले जा रहे हैं कि नताइज जो है वो चेंज हो जाते हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। ऐसी तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया है अंबर दानिश ने, जो कि माहिर तालीम है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। सेम हियर। आपने मौजू सुन लिया। इस वक्त हम बात करें जो तलबा के साथ ज्यादती हो रही है, चाहे वो जामियात की बात हो या स्कूल लेवल पर हो या मैट्रिक और इंटर की अगर हम बात कर लें, क्या कहना चाहेंगी, क्या वजह बन रही है और ये क्या हो क्या रहा है सब कुछ? बिल्कुल असला, अभी ये कोई 3 से 4 साल से ये इशू मुस्तकिल आ रहा है। जब भी मैट्रिक के या इंटर, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं कराची शहर के, वो सरापा एहतजाज होते हैं। उनकी शिकायत जो है वो ये है कि उनकी मेहनत, अगर फर्ज करें मैट्रिक में किसी बच्चे के नंबर A+ थे, 80 से ऊपर थे, 95, 90 के करीब परसेंटेजेस आई हैं, तो इंटर में बहुत मेहनत के बाद भी वो परसेंटेजेस जो हैं, या तो वो बच्चे 60% ला रहे हैं या उसके साथ साथ उनको 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल भी किया जा रहा है। अब अगर एक बच्चा रो रो के बता रहा है कि भाई मैंने बहुत मेहनत की थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उससे कहें कि नहीं तुमने मेहनत नहीं की होगी, अभी तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम इसलिए रो रहे हो। तो बच्चे अपनी मैट्रिक की मार्कशीट का मवाजना इंटर और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट रिजल्ट आने के बाद कर रहे हैं। सरापा एहतजाज है, हर साल ये एहतजाज होता है। कुछ सियासी जमातें भी सारे बच्चों की हेल्प के लिए सामने आ जाती हैं, वो एहतजाज होता है। लास्ट ईयर भी बड़ी एक कमेटी बनी थी, उसमें बहुत शोर हुआ कि सिर्फ असातिज़ा ना हो, पेरेंट्स हो, लेकिन होता क्या है, स्क्रूटनी का हुक्म दे दिया जाता है। अच्छा, स्क्रूटनी जो है वो यहाँ पे इस तरह की हो रही है कि बच्चे ने लिखा क्या है पेपर में ये चेक नहीं होगा। उसका पेपर खोला जाएगा, टोटल कर देख लिया जाएगा कि अगर उसको 10 में से जिस उस्ताद को उसका आंसर अच्छा नहीं लगा है, 2 नंबर दिए हैं, तो क्या वो 2 ही टोटल काउंट हो गए हैं, 2 + 3 + 6 करके? अगर उसको 40 नंबर उसके टोटल हो रहे हैं कि नहीं, या टोटलिंग में गड़बड़ है। पेपर में उसने कंटेंट क्या लिखा था, उस्ताद ने क्यों उसको फेल किया, वो नहीं चेक होता। तो सारे जो बच्चे हैं उनमें एक डिससेटिस्फेक्शन है, जो इस साल भी नजर आई। दोबारा एहतजाज हुआ इस साल, प्री इंजीनियरिंग में भी, प्री मेडिकल में भी। वही बच्चों ने कहा कि स्क्रूटनी से हमें कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सुनवाई उनकी कोई नहीं है। वही रोए जा रहे हैं ये बच्चे। और उन बच्चों का कहना बिल्कुल वजह है कि जब वो अब इतने या तो नंबर कम है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, और अगर उनका एडमिशन फर्स्ट करें, बहुत मेहनत उन्होंने करी है, तो जो मेरिट है खासकर मेडिकल कॉलेज का, उसमें लिमिटेड सीट्स है, समझे 238 जो है वो मेरिट की सीट्स हैं। तो उसमें अगर कराची के मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो है वो 80 पे फर्स्ट करने बंद होता है और बाकी टेस्ट पे मुनहसर है, तो वो बच्चे क्योंकि कराची से कम नंबर ला रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध के, अब अंदरूनी सिंध बोलने पे एक तो लोगों को बुरा लग जाता है, सॉरी, रूरल एरियाज, लाड़काना, दादू वगैरह के जो बोर्ड हैं, वहां बच्चों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको उतने नंबर मिल रहे हैं, 80%, 90% नंबर ज्यादा है। फिर उनको टेस्ट में, कराची में बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में जब ये बच्चे टेस्ट देते हैं तो वो आराम से क्लियर कर जाते हैं, और वैसे ही जब उनके इंटर में नंबर अच्छे हैं तो उनका आराम से कॉलेज में दाखिला हो जाता है। एक तो कोटा सिस्टम से 60% वैसे ही उनकी सीट ज्यादा है। फिर उसके बाद वो मेरिट पे भी अगर वो यहाँ के रिहायशी हैं या अभी तक तो डोमिसाइल भी आपने देखा कि 100 लोगों ने बतलाया हुआ था, तो वो एक अलग इशू है। तो वो अगर वहां से नहीं हुआ तो यहाँ का डोमिसाइल उनको मिल जाता है, तो उनके साथ ज्यादती हो रही है। और हमारी जो हुकूमत वक्त है उसने सिर्फ मुस्कुराना है इस बात पे, विच इज वेरी अनोइंग एंड वेरी अपसेटिंग। ठीक है, सारी आपने वो प्रॉब्लम्स बता दी। अंबर दानिश के रिजल्ट के आने, नताइज के आने के बाद की जो सिचुएशन है, वो जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रीजंस क्या लग रहे हैं आपको? क्यों हो रहा है ये? जानबूझ के किया जा रहा है, इत्तफाकन हो रहा है, गलती हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ, वो अगर बच्चे बार बार ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ये कराची के शहर का मसला है, मुझे इंटर के बहुत से बच्चों ने बताया, फैमिली के बच्चे हैं, कि जब हम कोचिंग जाते हैं, कॉलेजेस में, तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, जब वो कोचिंग जाते हैं तो वहां के असातिज़ा उनको बोलते हैं कि बेटा आप ऐसा करें, सक्खर,
बोर्ड या जियाउद्दीन बोर्ड दूसरे बोर्ड में एनरोल करा लें या फेडरल बोर्ड में। लेकिन अगर आप कराची बोर्ड से दे रहे हैं ना बेटा, आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग फिशी, क्योंकि उनको वहां के टीचर्स भी गाइड कर रहे हैं कि टू नॉट टू ऑप्ट फॉर कराची बोर्ड, क्योंकि वो आपको नंबर नहीं देंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। और ये 3 साल हो गए हैं बच्चों को बोलते हुए, 3 बैच गुजर गए हैं, जिनका पता नहीं फिर कहाँ एडमिशन हुआ, वो उसी तकलीफ में है। इसका एक हल और हो सकता है, जो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि एक हम आपने देखा केम्ब्रिज बोर्ड भी है ना जो बाहर का है, ए लेवल्स पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में, वहां से यूके के सिस्टम से पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में एक वक्त में एग्जाम होता है, ना कोई लीक होगा पेपर, कोई मसला नहीं। जब दुनिया में हो सकता है तो ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि हर शहर का एक अलग बोर्ड है और वहां पे एक अजीब किस्म की डिस्क्रिपेंसीज है, किसी के कहीं किसी कोई बोर्ड ज्यादा नंबर दे रहा है, कोई बोर्ड कम। तो एक यूनिफाइड बोर्ड बन सकता है जिसमें पूरे सूबे में एक वक्त में पर्चा हो जाए और आपके किसी एक जगह पे उस बोर्ड में टीचर्स असातिज़ा अच्छे हों और वही सबकी चेकिंग करें। और जो बच्चे हैं ना उनसे जो उनका शहर पूछा जाता है, शहर पूछने का ऑप्शन ही हदफ कर दें आप। अच्छा, रोल नंबर लिखा हुआ हो सिर्फ पेपर पे, पता ही ना चले कि किस शहर का बच्चा है। आप किसी तरह तो सोल्यूशन निकालेंगे ना। अगर किसी मतलब सिंध के सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के बच्चे रो रहे हैं तो उसमें कोई एक तबके की बात नहीं हो रही ना कि जी हम सिर्फ एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से आके लोग बसते हैं, तो ये सबके लिए बात हो रही है, सब तकलीफ में है। ठीक हो गया अंबर दानिश साहिबा, आपने हल की तरफ आ चुके हैं। मजीद आपसे इस मौजूद पर बात करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद प्रोग्राम दो टोक में। मैं हूँ अरसला ताहिर। ब्रेक से पहले अंबर दानिश साहिबा जो कि माहिर तालीम भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत अच्छे जो है उन्होंने हल जरूर बताए, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ दोबारा आएंगे। अंबर दानिश साहिबा, इस वक्त तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जो कराची के लाखों तलबा हैं इस वक्त, वो अपना मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं, क्या होने वाला है उनके साथ, वो कहाँ, कोई पुरसाने हाल है उनका या नहीं है? देखिए नहीं, कराची के तलबा बहुत मायूस हैं, क्योंकि ये एक दफा की बात नहीं है ना। अगर रिपीटेडली बहुत साल एक मसला हल ना हो, ना कोई वादा किया जाए, ना कभी हुकूमत की तरफ से कोई उनको ऐसी यकीन दहानी दिलाई जाए किसी बात के हल की कि हम किसी हल की तरफ जा रहे हैं, हर दफा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्क्रूटनी का बहाना बना देना और अगले साल वही होना, बच्चों में बहुत मायूसी है। और जो बेहतर खानदान है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेजने का सोच रहे होते हैं, या वो अपने बच्चों को पाकिस्तानी सिस्टम मतलब कराची बोर्ड से एनरोल ही नहीं कराते, वो फिर कैम्ब्रिज सिस्टम्स की तरफ चले जाते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स की तरफ। तो ये वजह ही इसलिए क्योंकि लोगों का इस सिस्टम से भरोसा उठ गया है। तो बच्चों में मायूसी है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है ना। अभी आप देखें जो एक नया मसला खड़ा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो अचानक से ये फैसला हुआ है कि पीएचडी के बजाय वो एमए ब्यूरोक्रेट्स होंगे। अब उसकी जो वजह बताई जा रही है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनको ये बताई गई है कि वो इसलिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम सही हो, क्योंकि माजी में जो वाइस चांसलर्स आए जो पीएचडी थे उन्होंने बहुत करप्शन की है। तो मैं अभी ये बात पढ़ के ही हंस रही थी कि सिंध गवर्नमेंट के कौन से महकमे में करप्शन नहीं है जो एमए ब्यूरोक्रेट्स आके यूनिवर्सिटी में ठीक कर देंगे। क्योंकि किसी को एग्जाम्पल होती है ना कि हमने ये डिपार्टमेंट करप्शन फ्री बनाया हुआ था इस वजह से, तो आज हम ये चेंजेस लाएंगे तो बेहतर होगा। तो लॉज में भी चेंजेस लाए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी पढ़े लिखे ना हो, जिसकी वजह से असातिज़ा जो है वो सरापा एहतजाज हैं। कोई 2-3 हफ्ते यूनिवर्सिटीज में क्लासेस नहीं हुई हैं, लेकिन फिर असातिज़ा को खुद ही हार माननी पड़ी, हुकूमत के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा, क्योंकि लॉ ऑलमोस्ट पास हो चुका है। सिर्फ गवर्नर सिंध है जिन्होंने अपोज किया है, इट्स नियर टुवर्ड्स पासिंग। टीचर्स जो है वो दोबारा क्लासेस लेने बैठ गए। जो चीज आपको करना है आपको करना है। आज भी मैं एक बात कर रही थी कि जो बहुत बड़ा मसला है इस शहर और इस सूबे की हुकूमत का, वो डिसकनेक्टिविटी है। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम। द पीपल कीप ऑन कंप्लेनिंग एंड दे कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर दे वांट। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती हैं। आपको कम्युनिकेट करना होता है, आपको सुनना होता है, अपने लोगों की बात सुन के। आप हर दफा हंसी मजाक में बातों को नहीं उड़ा सकते, और अगर आप उड़ाते रहेंगे तो लोगों का यकीन उठ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट उठ चुका है, ऑलमोस्ट क्या वैसे ही उठ चुका है। तो इसीलिए मुझे कराची के बच्चों का मुस्तकबिल कहीं नजर नहीं आता जब तक कोई चेंजेस नहीं आते इस तालीमी निजाम में। इसको आप यूनिफाइड नहीं करते, इसको आप बेहतर नहीं करते।
बच्चों को यकीन नहीं दिलाते कि अब वो इम्तिहानात देंगे तो उनके जो रिजल्ट हैं उनकी तवक्को के मुताबिक आएंगे। चले तवक्को से थोड़े कम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चले शायद उसने वाकई मेहनत नहीं की हो, तवक्को से थोड़े कम ये होते हैं कि चले जी मेरे 5% गिर जाए, 5% तक मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ ना। लेकिन अगर मैं शुरू से टॉपर रही हूँ और मैं 85% लाई हूँ और अगर मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल और बाकी में मेरे 40 नंबर हो तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। फिर मेरे साथ गलत हुआ है तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा। कैम्ब्रिज सिस्टम का भी आपने हवाला दिया था, वहाँ क्या चेकिंग का निजाम है जो यहाँ नहीं है? कहाँ गड़बड़ है, क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वहाँ पे एक तो पेपर सील्ड आता है और एक वक्त में एग्जाम होता है सारे मुल्क में आप, और उसके बाद वो पेपर एज इट इज सील होके अगली फ्लाइट से चले जाते हैं। फिर उनकी बोर्ड है, वही टीचर्स हैं उनके, वो चेकिंग करते हैं। ये नहीं होगा कि जी एक पेपर जो है लंदन में है तो एक शेफर्ड में, अलग अलग शहरों में वो उनके पर्चे जा रहे हैं, वो एक ही जगह से पर्चे चेक होते हैं और रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए आपको कभी कोई बच्चा इस बोर्ड का शिकायतें करता, रोता हुआ, सर पीटता हुआ नजर नहीं आएगा कि मैंने मेहनत की थी और मेरे नंबर नहीं आए। ऐसा नहीं होता। उनका कोई तो वजह है ना भरोसे की, वो यही वजह है कि जो वो मेहनत करते हैं उनको उसका फल जरूर मिल जाता है। स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई भी अच्छी होती है। यहाँ पे तो प्राइवेट कॉलेज, हम तो अपने ओन पे ही चल रहे हैं ना। क्या आपकी स्टेट ने आपको मियारी तालीम दी है? हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। कॉलेजेस कम है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महंगे हैं। तो मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन मुझे भी पता है मेरे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती थी, तो आई वाज फोर्स्ड टू गो टू द कोचिंग सेंटर। मैं वहां पैसे देके फिर पढ़ती थी और वहां से उसी वजह से मेरे कुछ नंबर आ गए, वरना तो मेरे नहीं आते। अगर मैं कॉलेज पे रिलाई कर रही थी, गवर्नमेंट कॉलेज पे, तो मैं फेल हो जाती सिंपल। तो ये है हमारा म्यारी जो तालीमी म्यार है। चलिए जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंबर दानिश साहिबा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। और अब प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद अख्तर अनाई साहब ने, जो कि मरकजी नायब सदर है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सुन ही रहे थे इस वक्त, और आपसे तो मेरे ख्याल अक्सर हमारी इस नाइंसाफी पर गुफ्तगू होती रहती है। पिछले साल भी जो नाइंसाफी हुई थी वो इस साल भी हुई है। क्या आप किस तरह से ले रहे हैं? क्यों चेंज क्यों नहीं आ रहा? इतनी ज्यादा बात भी हो रही है, हर प्लेटफॉर्म से शोर भी हो रहा है, कुछ होते हुए भी नजर आता है, लेकिन एंड रिजल्ट ही होता है कि हाथ में बच्चों के कुछ नहीं आया। देखिए, दिखाने के लिए सब कुछ होता है, कमेटीज़ भी बनती हैं, सब कुछ होता है, रिपोर्ट भी पेश होती है, उसके बाद फिर रिपोर्ट जहाँ पेश होती है वहाँ से भी कुछ ख़ास नहीं होता। अभी आज भी 12 तारीख थी, तो आज भी आपने जो रिपोर्ट पेश होनी थी उसके बाद या जो फैसला होना था, फैसले क्या होने हैं? फैसले वही होने हैं जो फैसले होते रहते हैं। और दिन ब दिन जो हमारा तालीम का सिलसिला है, चाहे वो तालीमी इदारों का हो, स्कूल्स का हो, बोर्ड्स का हो, और गवर्नमेंट स्कूल्स का हो, कॉलेजेस का हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो, ओवरऑल आप हाल यही देख रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ का हाल भी अभी देख लें। पहले तो चलो बोर्ड्स थे, डाक बेसिस पे बोर्ड के चेयरमैन्स लगाए जाते थे, जो 4 दिन के लिए चेयरमैन बनते थे वो जी हजूरी करते थे, जहां रिमोट कंट्रोल होता था वहां से सब कुछ होता था, और वो कारकर्दगी तो दिखा नहीं पाते थे। अब जाहिर है कि इसी तरह से फिर आप देख लें कि अभी यूनिवर्सिटीज़ के भी मामलात हैं। अब जब टीचर्स की इज्जत नहीं रहेगी, किसी प्रोफेसर की इज्जत नहीं रहेगी जो तालीम से वाबस्ता, जिसने पूरी ज़िंदगी तालीम में गुजारी हो, क्या वो मैनेजमेंट नहीं उनको आती क्या? कि एक देखिए, भुट्टो साहब का बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था, जो पहला दौर उनका पीपल्स पार्टी का गुजरा था, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की थी। और उनके जो ज़ाहिर के जो वाइस चांसलर थे, उनका बहुत स्पेशल एक उनका ग्रेड दिया गया था जो किसी मिनिस्टर से कम नहीं था, और एक इंडिपेंडेंट होता था। और अब उसके बाद देखें फिर क्या होता गया, धीरे धीरे जो है ज़ाहिर डिक्टेटर आया, उन्होंने आके मामलात गड़बड़ किए तालीमी इदारों के अंदर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो गवर्नर के पास तमाम बोर्ड्स के और यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रोल होता था, वो धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिकली एडजस्टमेंट करके जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, यानी कि सीएम के पास चला गया हर सूबे का। अब सीएम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारा पॉलिटिकल कर दिया ना आपने। अब उसका मयार तो वो रहा नहीं, और अब तो ये हाल हो गया, जो सामने चीज़ आ गई 5, 7, 8 सालों के अंदर सब चीज़ आपको ज़मीन बोस होती हुई नज़र आ रही है। जब हमारे जिस मुल्क की यूनिवर्सिटियाँ आज़ाद नहीं है, वहाँ पर आप देखें कितनी पॉलिटिकल भर्तियाँ हो रही हैं, कितने मसाइल हो रहे हैं, फिर जाहिर है कि वो क्या करेंगे। तो ये ओवरऑल एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो कि आवाम को भी पता है,
तो अब तो हमारी डिग्रियां जो है, इसलिए हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर निकलते जा रहे हैं, जितना भी टैलेंट है उनका दिल नहीं लग रहा। फिर मज़े की बात ये, जो अपकमिंग बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की इनपुट होती है, उनका हाल ये है कि यहाँ से कोई अब एग्ज़ाम 9 का फॉर्म फिल करना नहीं चाहता। अब यहाँ अजीब, यानी कि अजीब किस्म की जो है ना पेशन गोइयाँ चल रही हैं। मैं तो पेशन गोइयाँ कहूँगा कि वो ये लोग ये कह रहे हैं कि या तो किसी प्राइवेट बोर्ड की फेवर में ये किया जा रहा है, अब दूसरा प्राइवेट बोर्ड जो है वो जो है ना कह रहा है कि जी आइए जी 9-10 का एक साथ फॉर्म फिल कर दीजिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एक साल फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आपकी परसेंटेज हो जाए। तो पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला चल रहा है, ख़ासतौर पे सिंध में भी है। तो पूरे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो धर्म भरम होकर रह गया है। तो हमारा जो अपकमिंग टैलेंट है, जो नौनिहार बच्चे हैं जिनमें वाकई कुछ कर गुजरने की जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई अच्छी चीज़ में कर सकते हैं, और वो भी जो है ना डिग्री यहाँ नहीं करना चाहते, बल्कि वो इंटरमीडिएट यहाँ नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं बाहर निकल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ओ लेवल कर लें, या फिर ये है कि दूसरा एक आगा खान बोर्ड है उससे थोड़ा सा कर लें, या किसी न किसी तरीके से हम बाहर निकल जाएं। सही। तो फिर हम अपने एक्सपोर्ट कर देंगे हम अपने बच्चों, नौनिहाल उन बच्चों को, तो पाकिस्तान में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमारी फ्यूचर किन के हाथों में है? दूसरी तरफ आप टेक्नोलॉजी देख लें कितनी आगे बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी में दिखावे के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन लेकर आ रही है, रेवोल्यूशन आ चुका है। क्या हम बुनियादी तालीम स्कूल एजुकेशन से, ठीक है कुछ एक्टिविटीज़ डायरेक्टरेट भी कर रही है, सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लिए हैं, रिबन ज़रूर काटे हैं, मगर क्या ये चीज़ होगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की आवाज़ पर कि हम चाहते थे स्कूल के अंदर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। हम कई सालों से कोशिश करते आ रहे हैं क्योंकि हर बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, कम से कम दालूटी कमाने वाला हो। वो ये ना हो कि पेरेंट्स बाइक ले दें तो बाइकिया चला ले या कोई डिलीवरी बॉय बन जाए, क्योंकि उनके पास थ्योरी के अलावा एक कागज के टुकड़े के अलावा तो और कुछ होता नहीं था। सही। और इसीलिए जो है अब जाके सिंध गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि जनाब हम लोग 300 जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स जो है मिडिल स्कूल्स हैं उसमें हम टेक्निकल एजुकेशन शुरू करेंगे। स्किल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। रिबन काटा तो है, अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। ठीक है। अच्छा, जो पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे ना, उसमें दो चीज़ें आपने गुफ्तगू के दौरान, भर्तियों की जहाँ से बात हो रही थी, मुझे ऐसा लगा आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि तालीमी निज़ाम जो है वो भी कुछ सियासत की नज़र हुआ है, कुछ ये कहना चाह रहे थे आप? यकीनन हुआ क्या है, हो चुका है जी। देखिए ना, अगर देखिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो सीएम होता है, हमारे पहले निज़ाम में ये चीज़ नहीं थी ना। आप देखें, मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो ये नजरिया है कि आप एजुकेशन जो है बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह एक इंडिपेंडेंट, कोई मिनिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए। सही। पहले तो गवर्नर के पास था ना, यानी यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर है वो गवर्नर थे, ठीक है। अब चांसलर जो है सीएम है। सीधी सी बात है, आवाम को ये पता है। वाइस चांसलर की बात है, वो जो मंजूर नजर होंगे उनका होगा। अब अगर अभी भी जो मंजूर नजर लोग थे जो सर्च कमेटी ने काम किया है, आपको नजर आ रही है अभी जो निजाम सब दरहम बरहम हुआ है, खराब हुआ है। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके हिसाब से? रीजंस तो है ना, ये भी ठीक है। लगता तो ये है कि जनाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मगर कामयाब क्यों नहीं हो रही है? इतने सालों से बोर्ड से लेकर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यही मामला चल रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट्स देखें कि अपॉइंटमेंट कहाँ पर है, किसी यूनिवर्सिटी के उस पर है, और काम कहीं और कर रहे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। तो हमें माफ कर देना चाहिए। इस कम से कम तालीम को तो माफ कर दें। ये वो इल्म वो दौलत है, जिस तरह से हमारी दौलत करेंसी होती है, इस तरह एक स्टेट बैंक की तरह एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए था पूरा। जिस मुल्क के अंदर तालीम जो का सिलसिला जो है एक मयार पे चलेगा, वो मुल्क कभी भी गरीब नहीं होगा, वो कभी भी दिवालिया नहीं होगा। उसका टैलेंट ग्रूम करेगा, उसके अंदर लोग आएंगे, नई नई क्रॉप आएगी, बैचेस आएंगे दुनिया में, वो काम दिखाएंगे, अपना जोहर दिखाएंगे। हम पीछे क्यों हैं? अब आप इंटरनेशनल जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो निजाम है पूरा 100% इंडिपेंडेंट होता है, मगर यहाँ पर किसी के जेर है। और वो किसके जेर है? आप खुद समझते हैं कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सही। अच्छा, अभी खास तौर पर बात कर लेते हैं कराची के तालिबात की। कराची के जो तलबा है उनके साथ जरा कुछ जाहिरी तौर पर बड़ा अलल ऐलान, अगर मैं कहूं तो ये भी गलत नहीं होगा, नजर आ रहा है कि नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल। उसकी क्या वजह आपको क्या नजर हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा। फैक्ट फाइंडिंग या जो भी कमेटीज बनाई गई हैं, उन कमेटीज ने क्या रिपोर्ट पेश की है? अगर किसी सपोज हम कर लेते हैं पिछले साल की स्टोरी के, कमो बेश यही 35% बच्चे पास हुए थे।
ठीक है, और इसी तरह के नताइज थे, कमोबेश सेम नताइज इस साल भी निकले हैं। इसमें जो सरापा एहतजाज हैं वो बच्चे, जो बच्चे बेचारे वाकई रियल में वो टैलेंटेड बच्चे हैं मगर उनके साथ ज्यादती की जा रही है। और इसी जगह पर देख लें कि आप 70-80% जो है अंदरूनी सिंध के बोर्ड्स के जो रिजल्ट्स हैं और यहाँ पर 35% रिजल्ट्स हैं। अभी आर्ट्स का भी आ गया, कॉमर्स का भी आ गया, सारे आ गए, सबको भी अगर कंबाइन करके भी देख लेंगे 35% से ज़्यादा पास आउट नहीं है फर्स्ट ईयर के पेपर्स की बात करेंगे तो आप लाड़काना का देख लें, सखर का देख लें, घोटकी का देख लें, बाकी तमाम बोर्ड्स का देख लें, वहाँ पर नताइज बड़े अच्छे हैं। इतना बड़ा फर्क नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फर्क जरूर हो सकता है कि कराची के बच्चे शायद कम पढ़ते हैं मगर इतना भी कम नहीं पढ़ते कि आप इतना बड़ा फर्क जमीन और आसमान का फर्क कर दें। फिर उनका जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स होते हैं उनके मेरिट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर एक जगह पर अगर प्रीवियस पिछले साल का जो मेरिट है अगर वहाँ 80% पे एडमिशन्स क्लोज होते हैं या जो भी तरीक़ेकार है, डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस के डिफरेंट तरीके का कार है, तो वहाँ पर वो बच्चे कैसे अपनी परसेंटेज बढ़ाएंगे, वो कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे, एमडी कैट कर लेंगे, प्रिपरेशन सारी कर लेंगे, टेस्ट में भी कुछ बेहतर नंबर शायद ले आएंगे मगर उन टेस्टों का भी हाल आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो भी एमडी कैट के नताइज थे वहाँ जो करप्शन हुई है, मैं तो करप्शन कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पर जो माफियाज काम कर रहे हैं वो सारे हर जगह कर रहे हैं काम। तो इस तरह से जो इस मुल्क का बच्चा है, इस मुल्क का फ्यूचर है वो इतना डिमोटिवेट हो चुका है। मैं सिर्फ पूरे मुल्क की बात करूंगा, सिर्फ मैं कराची की बात नहीं करूंगा मगर कराची के साथ तो कोई खास खसूसी जो है ना प्यार नजर आ रहा है, इतना ज्यादा प्यार नजर आ रहा है कि बच्चे घर पे बैठे हैं और बस ये जो है ना यहाँ दस्तरखान लगा दिए जाएंगे और बहुत से इदारे हैं जो है खैरात लगाएंगे और वहाँ वो पेट भर के थोड़ा सा खाना खा लेंगे, 2 वक्त की रोटी, और ये कराची के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। सही। अच्छा, एक जाली डोमिसाइल का भी सिलसिला है, क्या समझ रहे हैं इसकी वजह से भी कराची के जो तलबा है उनका हक मारा जा रहा है? ये जी देखिए पॉलिसीज बनाते वक्त तो बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि जब हमारे मैट्रिक करने के बाद बच्चा जब फर्स्ट ईयर के एडमिशन अप्लाई करता है कैप में, तो डोमिसाइल पूछा जाता है कि जी डोमिसाइल भी जमा कराएं। उसका रीजन क्या था कि जी इसलिए कि कराची के बच्चे को पहला हक है, उसको हक मिलना चाहिए कराची के कॉलेजेस के अंदर जो सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी है। दैट्स ग्रेट। अब मुझे बताइए कि जी उसने कर लिया, ठीक है, अब आपके यकायक जो मेडिकल कॉलेजेस की या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जहां की वो लिस्ट लगती है मेरिट में, वहां पर ये बाहर से बच्चे कहां से आ जाते हैं। अब ये सबसे बड़ा है कि वो कौन सा सिस्टम है, वो बताइए कि कितनी सीट्स कराची वालों के लिए है, इनका मेरिट आप अलग लगाएं। अगर आपने मेरिट इतने सालों से चला रखा है तो कम से कम लोकल का मेरिट तो होना चाहिए, मेरिट भी नहीं है, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तरफ आप जो एडमिशन के टाइम पे डोमिसाइल मांगते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरी तरफ आप जब आप किसी भी मेडिकल कॉलेज की या आप उसमें एडमिशन की आप लिस्ट चेक कर लीजिए, उनके डोमिसाइल देख लीजिए, आप उनके आप डोमिसाइल तो देख लीजिए बन जाते हैं मगर उनका आप मैट्रिक देखें कहाँ से किया है, पता चला जी इस्लामाबाद से मैट्रिक किया, पता चला जी पंजाब से किया, पता चला जी अंदरूनी सिंध से मैट्रिक किया है, पता चला जी किसी और सूबे से किया हुआ है, कश्मीर से करके आए हैं। भाई अगर वो मैट्रिक इंटर वहाँ से करके आए हैं इसका मकसद है वो वहाँ रहते थे, वो यहाँ तो नहीं रहते थे। यहाँ तो आप रहने वालों का डोमिसाइल मांगा था फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए, तो इसमें तो जाहिर है ये बिल्कुल सामने नजर आता, दूध का दूध पानी का पानी। तो ये मामला जरूर है, इस पे हमारी इल्तिजा ये है कि आप इसको देखें। कराची के जो है इतने रोशन ख्याल लोग हैं, बड़ा वेलकम करते हैं सबको, एक मिनी पाकिस्तान है, यहाँ के रहने वाले तमाम बच्चों का उतना ही हक है जितना किसी और का। मगर अपने जो 7 ज़िले बना रखे हैं, इतना बड़ा एक जितनी आप पॉपुलेशन देख रहे हैं आप, उसका हक नहीं है कि किसी भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कॉलेज में उसको एडमिशन दिया जाए, अलग से मेरिट पे दिया जाए। जब आपने मेरिट आपने पिछली 5 दहाइयों से चला रखा है तो आप उनको मेरिट पे लिस्ट तो दें, लोग एडमिशन तो दें। आप जो मैट्रिक करके आए दूसरे सूबों से, आप उनको एडमिशन दे रहे हैं प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर। सही हो गया। अच्छा, हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया है सैयद मोहम्मद अस्करी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मोहम्मद अस्करी साहब, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम करेंगे जी आपको प्रोग्राम में। और अभी हम आपसे बात करेंगे तालीमी बोर्ड्स के जो चेयरमैन मुंतखब किए जा चुके हैं, जरा इस हवाले से हमें कुछ बताइएगा। देखिए, अभी मुंतखब नहीं किए गए, अभी 8 बोर्ड्स के लिए 8 चेयरमैनों का इंतखाब किया गया है। अब इनकी जो है नाम
अप्रूवल के लिए भेजे गए हैं सीएम को, लेकिन इससे पहले इनकी इंटेलिजेंस क्लियरेंस होगी। हमारे मुल्क की 2 मोतबर एजेंसियां इनकी क्लियरेंस देंगी नामों की कि भाई इनका करैक्टर देखेंगी क्या है, इसके बाद फिर सीएम इनकी मंजूरी देंगे, इसके बाद ही इनकी तैनाती मुमकिन हो सकेगी। यानी अभी आप कह रहे हैं अभी मुंतखब नहीं किया गया है, पूरा इनका सब कुछ देखा जाएगा, उसके बाद इनका इंतखाब किया जाएगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि इनको रिकमेंड कर दिया गया है, लेकिन रिकमेंडेशन में शर्त ये अप्रूवल नहीं हुई है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, अगर इनका कैरेक्टर सही हुआ तो सीएम साहब अप्रूवल दे देंगे। अगर इनका कैरेक्टर सही हुआ तो सीएम साहब फिर अप्रूवल दे देंगे। जी जी, अप्रूवल यही कह रहे हैं। यही अब तरीकाकार वाइस चांसलर और चेयरमैन का यही है कि पहले इंटेलिजेंस क्लियरेंस होती है इनकी। 2 मोतबर हमारे इदारे जो इंटेलिजेंस के हैं वो इनकी जांच करते हैं किरदार की, इसके बाद वो अप्रूव करते हैं। कुछ के केस इन्होंने माजी में रोके हैं, बाकी लेकिन अमूमन अक्सरियत हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे भी जरा जानना चाहेंगे, हम काफी देर से इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो कराची के तलबा हैं उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उनका रिजल्ट आ रहा है, जो नताइज में घपला हो रहा है, नाइंसाफी, इसको किस तरह से ले रहे हैं आप? देखिए, थोड़ा सा मसला आप ये देख लें, कराची चूंकि बड़ा शहर है, कराची में नकल इतनी आसानी से नहीं होती। इंटेलिजेंस में चूंकि सेंटर एक कॉलेज का है, दूसरे कॉलेज में पढ़ता है, दूसरे का तीसरे कॉलेज में पढ़ता है, तो जाहिर है नकल के मौके आसान होते हैं, वहाँ नकल इजीली होती है, तो नंबर वहाँ आप पासिंग रेशियो भी ज्यादा होता है। यहाँ थोड़ी सख्ती होती है। यहाँ तो मतलब कराची के बच्चे इतने काबिल है ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कि नकल का उन्हें मौका नहीं मिल रहा है इसलिए उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? समझ नहीं पाई मैं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। आप जो कह रही हैं ज्यादती हो रही है, ज्यादती नहीं हो रही। अच्छा, नकल थोड़ा सा कराची में थोड़ी सख्ती है, वहाँ नरमी है। बात ये ज्यादती नहीं हो रही थी तो मुराद ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं जहां वो बच्चे स्टैंड करते हैं वो एक्चुअल पोजीशन दिखाई जा रही है क्योंकि उन्हें नकल का मौका नहीं मिल रहा। मैं इस तरह से आपकी बात को यही कहना चाहती हूं। एक हद तक ये कह सकते हैं। देखिए, एक तरफ एक को रियायत दे रही है, एक को सख्ती कर रही है। इंसाफ दोनों तरफ होना चाहिए। यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, कराची के बच्चे यही स्टैंड करते हैं। मैं रिजल्ट पे तो मैं यही कम से कम मैं कहूंगा, अगर 5-10% जो है वो इधर उधर होता है वो हो सकता है। और जहां तक आप डोमिसाइल वाली बात कर रही है तो कराची की तालिब इल्म से होता है, ये वाकई एक बड़ा इशू है। ये मैट्रिक उसने कहीं और से किया होता है, इंटर कहीं और से किया होता है और डोमिसाइल वो बन जाता है। बात ये कि पहले नंबर पर आप इस बात का पाबंद करें, जिस तरह के केएमडीसी में जो अब मेट्रो यूनिवर्सिटी बनती है, वहाँ एमबीबीएस और बीडीएस के जो दाखिले माजी में भी होते थे और अब भी होते हैं, वो सिर्फ इस बुनियाद पर होते हैं कि इस बंदे ने मैट्रिक कराची से किया है, इंटर कराची से किया है, या ओ या ए लेवल कराची से किया है तो दाखिले के लिए अहल है, वरना वो अहल नहीं होता। लेकिन अमूमन यह हो रहा है कि मैट्रिक, अब जैसे मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, कोट करता हूँ, पहले भी मैं स्टोरी दे चुका हूँ। जो मेरिट में नंबर 1 पर एक खातून उम्मीदवार है, आप उसका डेटा निकालें, सबसे ज्यादा स्कोर है उसका, इस्लामाबाद से इंटर किया है, इस्लामाबाद से मैट्रिक किया है, आरजी पता उसका शनाख्ती कार्ड पर जो है वो पिंडी का है, मुस्तकिल पता पिंडी का है, लेकिन उसको डोमिसाइल उसने कराची का लगाया हुआ है। इस बुनियाद पर उसे कराची में एडमिशन मिल गया। और बदकिस्मती से सिंध के साथ ये हो रहा है कि इनका डोमिसाइल का सिस्टम ऑनलाइन ही नहीं है। एक आदमी खैरपुर से डोमिसाइल बनवाता है, पिछले साल 6 महीने बाद वो कराची से बनवा लेता है। पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में आप अगर शनाख्ती कार्ड नंबर डाले तो पूरी डोमिसाइल का डेटा खुल जाता है, ठीक, कि इसने कब बनवाया, कहां से बनवाया, बन चुका है, नहीं बन चुका, सब डेटा खुल जाता है। हमारे यहाँ इसको अगर नादरा पे मुंसलिक कर दें, जिस तरह आप शनाख्ती कार्ड पता चलता है, इस तरह अगर डोमिसाइल को नादरा से एफिलिएट कर दें तो फिर ये डुप्लीकेशन है डोमिसाइल की, वो खत्म हो जाएगी, जाली डोमिसाइल रुक जाएंगे। सही है, ये आपने हल बता दिया है। अच्छा, अख्तर रानी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। डोमिसाइल पर भी बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू के दौरान वो जो बात कर रहे हैं कि बच्चे जहां स्टैंड कर रहे हैं वही रिजल्ट, आप क्या समझते हैं, सही है? देखिए, एक पॉइंट है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि 5 से 10% की वेरिएशन है और उनकी ऑब्जर्वेशन अस्करी भाई की बिल्कुल ठीक है
कि और जो अंदरूनी एक सिंध बहुत में बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है अंदरूनी वो? सिंध में खुलेआम या दूसरे बोर्ड्स में, ऐसे बोर्ड्स में खुलेआम नकल होती है और ठीक यहाँ है। पर सख्ती होती है। कराची के जो बच्चे हैं वो उतनी नकल नहीं कर पाते, वहाँ सवाए कुछ सेंटर्स के जहाँ पर कुछ मामला ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है। मगर ये है कि ओवरऑल जो इतना बड़ा फ़र्क आना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बहुत से और भी फैक्टर्स हैं, जैसे डोमिसाइल की बात की, जैसे इस्लामाबाद वाला ये जो केस बताया, बिल्कुल हमारी नॉलेज में ये भी है। इसी तरह के बड़े मामलात हैं तो इनको करना चाहिए। और बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की कि ये जो NIC है उसके बेस पर, क्योंकि यहाँ डेटा बेस डिजिटल नहीं है और ये जब नहीं डिजिटल नहीं होगा तो करप्शन करने में बड़ी आसानियाँ होंगी। हालांकि यहाँ भी बड़ा निज़ाम बनाया गया है कि जनाब जिनके 2 एड्रेसेस हैं तो वो नहीं बन सकता, जिनका परमानेंट एड्रेस एक ही जगह होगा नादरा का तो उसके साथ अलाइन तो करें। वो लाइन होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे बन के आ जाती हैं ये चीज़ें, किस तरह का एक निज़ाम है। तो ये हक जो है हकदार को मिलना चाहिए। अगर कराची के बच्चे हैं, यहाँ से मैट्रिक किया है, उनका जब उन्होंने डोमिसाइल मांगा था फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए तो मुझे तो कम से कम खुशी हुई थी कि भाई अच्छी बात है। तो उस बेस पर आगे शायद कुछ न कुछ बेहतरी आएगी। जब ये इंटरमीडिएट करेंगे, जब ये प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए एडमिशन अप्लाई करेंगे तो शायद इसी बेस पे कुछ होगा। मगर हुआ तो कुछ नहीं, उसके बरक्स हुआ। आप उठा के देख लें एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस की लिस्टें उठा के देख लें, क्या कुछ मिलेगा आपको। तो इस तरह के मामलात को जो है वो करना चाहिए। अब दूसरी तरफ बोर्ड का मामला, यानी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। अभी बड़ी, ये भी अस्करी भाई से पूछिएगा, इनको बड़ी अच्छी नॉलेज है और ये बताना चाहें को 8 लोग अगर वो सर्च कमेटी ने उसको किया है तो 8 के जब 3-3 नाम दिए हैं तो एक बोर्ड के लिए फिर एक नाम पहले नंबर पे दे दिया, दूसरा दूसरे, तीसरे, और फिर ये घुमा फिरा के जो है ना वही कुछ मंजूर नज़र लोग जो हैं वो सर्च कमेटी ने पता नहीं किस मेरिट पे, किन पैरामीटर्स पे सिलेक्ट किए हैं, रिकमेंड किए हैं और वो आगे जाएंगे। वो कह रहे हैं अभी आगे उनका और कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस तो वो सारा है, चल रहा है पूरा। सही फरमाया, प्रोसेस तो वो पूरा है जब तक एक्चुअली क्लियरेंस नहीं मिलेगी और जब तक आखिर नहीं होगा। मगर ये क्या 8 से ज्यादा लोग नहीं थे? अब देखें ना 15 खवातीन जो अच्छी एक एजुकेटेड जो इस लायक थी कि वो एक किसी भी बोर्ड की चेयरमैनशिप के लिए, मगर उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। उनके इंटरव्यूज भी हुए मगर उनमें से कोई एक काबिल नहीं थी। क्या वुमेन की एम्पावरमेंट ये है कि आप उसको किसी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना सकते? तो बहुत से मामलात हैं जो कि ज़ाहिर हिडन हैं। अब अल्लाह ताला बेहतर करे। यहाँ तक मैंने देखा है गवर्नमेंट कई बार मुझे बड़ी सीरियस नज़र आई है कि वो इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, मगर वो भी कहते हैं कि हम भी बेबस हैं कि कहीं वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। जैसे मैं मिनिस्टर सरदार शाह साहब के साथ मैंने काफ़ी चीज़ें उनकी देखी हैं कि वो हमेशा सच की बात करते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं, मगर होता क्या है, होता वही है। वो आज तक गोश्त स्कूल बंद नहीं कर सके, वो कुछ नहीं कर सके। अपनी मिनिस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये नहीं कह सके कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेंगे, आप पाबंद हैं इस बात के। उनको पाबंद कर देते। खुद तो डेमो करके दिखा दिया कि मैं अपनी बच्ची का करवा रहा हूँ एडमिशन, मगर उसके बाद हुआ क्या कि उस डिपार्टमेंट के किसी क्लर्क ने भी जो है अपने बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल नहीं किया। तो मयार कैसे बुलंद होगा जब आप करेंगे। मैं फिर 2 ही माजरत के साथ ये मिसाल दूंगा। इस बात में तो मैं अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ कि आप उनके जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको वहीं एडमिशन लेना है। वहाँ ऑफिसर का बच्चा ही पढ़ता है, वहाँ सिपाही का बच्चा ही पढ़ता है। यहाँ पर जो है जो बड़े लोग हैं वो कैमरे सिस्टम में पढ़ते हैं, अपने मिनिस्टर बच्चे जो है वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं और दूसरों के जो बच्चे हैं वो जाहिर है कि आप एक आम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसमें CM साहब ने कहा हम 24-25 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। आप लोगों के प्रेस के सामने कहा था जी। और यकीनन इससे ज्यादा वाकई खर्चा हो जाता है। तो 24-25 हज़ार खर्च करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिलती है? आप क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कितना आप काबिल बना चुके हैं, जिनको आप इसके बरक्स देखें कि एक 5,000 लेने वाला, एक 2,000 2,500 लेने वाला भी कुछ न कुछ प्राइवेट स्कूल डिलीवर कर रहा है। आप उनको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, उन पे अपनी मर्जी से टैक्सेस लगा देते हैं। आप FBR का भी कानून बन गया कि जनाब ये POS मशीन लगा दीजिए उसके अंदर। क्या वो पॉइंट ऑफ सेल है? क्या एक प्राइवेट स्कूल ट्रेडिंग कर रहा है? क्या वो बिजनेस कर रहा है, कोई चीजें बेच रहा है, तालीम बेच रहा है? फिर आप प्राइवेट स्कूलों को रजिस्टर क्यों करते हैं कमर्शियल स्कूलों को? सही। तो ये आप कह रहे जितनी कड़ी नजर प्राइवेट स्कूल्स पर रखी हुई है, जितनी तनकीदी नजर प्राइवेट स्कूल्स पर रखी, थोड़ा नजरे करम जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भी हो जाए। बिल्कुल। अब आप देख लेना, अभी तो आप देखिए अगला, अभी तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के मामलात है ना।
अभी अगली जो है अगले 5 साल के बाद आप देखिएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का क्या हाल होने वाला है। फिलहाल तो जो है बिल्कुल ये जितनी भी हमारा सिस्टम है गवर्नरशिप से जो है कंट्रोल आ गया सीएम के पास, अब सीएम जो है ज़ाहिर चीजें होती जा रही हैं। अब ये ग्रेजुअली जो है तालीम का बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम ग्लोबली कहाँ स्टैंड करते हैं अगर रैंकिंग में देखें, पाकिस्तान का मयार जो है दुनिया में किस जगह पर है, तो हम सबको पता है कहाँ पर है कि 100-150 से के ऊपर ही चला जाता है। जब भी कोई मेरिट बनाती है कोई तो वहां पता चलता है कि जनाब 125वें नंबर पर है। हम कोई भी चीज देख लें हम कहाँ बेहतर हैं। तो अपने पाकिस्तान के इन बच्चों का रहम कीजिए, इनको टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। और ये भी बड़ा अच्छा रिबन काटा है, मैं सलाम करता हूँ गवर्नमेंट को कि उन्होंने कम से कम 300 पायलट स्कूल से एक तरह से स्टार्ट तो किया कि यहाँ पर वर्कशॉप्स बनेंगी, इनको कुछ हुनर सिखाए जाएंगे। मगर देखते हैं कितने सिखाए जाते हैं, सिर्फ कागजों में सिखाए जाते हैं या वाकई कुछ होता है। सही स्किल्स डेवलपमेंट पूरी दुनिया में उसकी बड़ी वैल्यू है, बहुत ज्यादा दुनिया की पहले तो एड्रेस ही नहीं कर रहे, एड्रेस करेंगे जब कभी जाके तो फिर कहीं देखिए मैं आपको दुनिया की किसी नेशन की बात करें मैं आपको बताता हूं, अगर आप स्किल्स की बात करें जर्मनी यानी कि सरे फहरिस्त है कि जर्मनी के अंदर आपको पता है कि इतने फॉरेनर स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं, वहां पर हर बच्चा स्किल सीखता है, यानी वहां जॉब का तलाश नहीं होती किसी को, कोई बंदा भूखा नहीं मरता और हर चीज उसका एक मयार है एक पर आवर के लिए, क्योंकि स्किल सिखाया जाता है। इस तरह जापान की बात है वहां क्रिएटिविटी सिखाई जाती है। एक छोटा बच्चा है वो उसके पास टॉयज ऐसे हैं कि 2 साल का बच्चा अगर कार है उसके पास तो उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, उसी से रोबोट बना लेगा, खोलेगा कुछ और चीजें इन्वेंट कर लेगा। मगर यहाँ पर क्या मिलता है कि जनाब वो शॉप के ऊपर जो है वो ठाठा वाले फटाके मिलते हैं और खिलौने भी ऐसे मिलते हैं जिससे हमारी बच्चे किस तरफ जाएंगे। वहां पर ऐसा खिलौना नहीं मिलता, वहां पर वो चीज मिलती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पान गुटखा और ये तमाम इस तरह की चीजों पे पाबंदी लगाए। आप सरे आम पटाखे लेके बच्चे घूम रहे होते हैं, पटाखे बाजे, इस पर यानी कि हम अपने बच्चों को क्या स्ट्रीट क्राइम सिखा रहे हैं बचपन से, क्या उसका इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है? पॉलिसी मेकर्स जिम्मेदार हैं या उस पर नजर रखने वाले जिम्मेदार हैं? सही। सैयद मोहम्मद अस्करी साहब क्या कहेंगे आप हमें सुन सकते हैं? अभी मैं सुन रहा था जी, बिल्कुल सुन रहा था। गवर्नमेंट स्कूलों की बात की, इनकी बात बिल्कुल सही है, इनकी बात बिल्कुल सही है। इनकी बात ये है कि 5 साल पहले IBA सक्खर ने टेस्ट लिया था, उसमें पहले 60% वाले टीचर्स को भर्ती किया गया और फिर उसको गिराकर 40% से भी नीचे ले आया, यानी पासिंग परसेंटेज। अब 60,000 टीचर भर्ती कर लिए। आप बताएं जो टीचर 40 या 35 नंबर लाके पास हुआ होगा वो भर्ती हो रहा है, तो वो सरकारी स्कूल में क्या तालीम देगा स्टूडेंट्स को? बिल्कुल। आप देखें ना, टेस्ट तो भाई इन 5 साल के दौरान कितने लोग ग्रेजुएट होंगे, कितने नए लोग मास्टर्स होंगे। एक नया टेस्ट कराते भाई, वो परसेंटेज तो ना गिराते। 60% पास हुआ, फिर अगले साल टेस्ट कंडक्ट कर लेते, फिर और ग्रेजुएट रहते, फिर 60% कर लेते। अब उसको गिरा के जितना आप नीचे गिराएंगे टीचर का, उतने ही परफॉर्मेंस खराब होती चली जाएगी। जो जितना अच्छा नंबर लाता है वो यकीनन बेहतरी टीचर होता है। बिल्कुल, एक तो ये बात है। बिल्कुल। दूसरी जो इन्होंने बोर्ड्स की हवाले से बात की है, उससे मैं इत्तेफाक करता हूं कि इन्होंने खवातीन को बिल्कुल नजरअंदाज किया है। थोड़ी सी मेरी भी रिजर्वेशन है, क्योंकि 3-4 ब्यूरोक्रेट भी इसमें दाखिल हो गए हैं। अब आपको भी पता है कि सिंध हुकूमत जो है यूनिवर्सिटियों में भी ब्यूरोक्रेट लगाना चाहती है, तो मेरा ख्याल है ये बोर्ड उसके लिए टेस्टिंग केस बना के उसने भेजा है, नाम सेलेक्ट किए हैं। आप देखिए ना, बोर्ड में बड़े तादाद में ऐसे उम्मीदवार भी थे जो माहिर तालीम भी थे, जो चेयरमैन बोर्ड रह भी चुके थे, जिनको एजुकेशन का तजुर्बा था। उनमें से 20 लोग नजरअंदाज कर दिए गए। और किस तरह सर्च कमेटी ने इंतखाब किया, यकीनन मैं ये नहीं कहता गलत किया, लेकिन इस पर जाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। सही, ठीक हो गया। सैयद मोहम्मद अस्करी साहब ने भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है वही बात की है कि ये निज़ाम, तालीम का निज़ाम भी जो है वो सियासत के नज़र आता है और जो 2 अहम बड़े शोबे होते हैं तालीम और सेहत, मैं समझती हूँ इन दोनों को तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये भी आप कह रहे हैं कि ये भी सियासत की नज़र हो चुके हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, यही लगता है, सबको लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं एक बात ये भी कहूँगा, देखें कोई भी डेमोक्रेसी जो होती है ना, जमहूरी हुकूमतें जो है वोट से बनती हैं, और वोटर कौन होता है? अवाम।
अब जब जमहूरी जो सिस्टम है वो आवाम से चलता है, अगर पब्लिक देम सेल्फ, मैं तो कहता हूँ डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। मैंने ये देखा चाहे अंदरूनी सिंध हो चाहे कराची शहर हो, पेरेंट्स जो है पैसे लेके खड़े हुए हैं कि जी मेरे बच्चे के 85% नंबर आ जाएं। यानी कि वो पैसे लेके खड़े हुए, नकल करा रहे हैं, सेंटर में ट्राई कर रहे हैं, कराची शहरी हो चाहे बैरून यानी कि किसी और उसके जगह पर हो। तो जब हमारी डिमांड हमारे वालिदैन की ये होगी, अवाम ये चाहेगी मेरा बच्चा आगे निकल जाए, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, बेशक मेरा भांजा भतीजा बेशक उसका ना हो। इतनी सेल्फिशनेस आ गई है, तो फिर गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है कि वो करे तो करे क्या। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात की आपने, भांजा भतीजा जो उसका ना हो, यकीन कीजिएगा, तो बिल्कुल ही ना हो, भांजे भतीजे का, किसी पड़ोसी का तो हो जाए लेकिन भांजे भतीजे का बिल्कुल ना। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर आरिनी साहब आपकी आमद का। और नाज़रीन, आई होप आपको शो अच्छा लगा होगा। समझ में कुछ नहीं आया, अख्तर आरिनी साहब ने आखिर में कहा कि अभी हम बात कर रहे थे निज़ाम की, फिर हमने कहा सियासत की नज़र हो गया, फिर गवर्नमेंट स्कूलों पर बात हुई, असातिज़ा पर बात हुई। आखिर में जो बात की अख्तर आरिनी साहब ने, वो जिसमें मैं और आप भी कसूरवार हैं। उन्होंने कहा जी वालिदैन भी अब ऐसे हैं जो 25-25, 30-30 हज़ार या इससे ज़्यादा जिसका जो जितना अफोर्ड कर सकता है, वो भी अपने बच्चों को अच्छे नंबर दिलवाने के लिए पैसे लेकर खड़े। तो इसका मतलब ये है कि हम सब अपनी जगह पर कसूरवार हैं इस निज़ाम के खराब होने का। अल्लाह ताला आपको और हमें हिदायत दे। वक्त हुआ है इजाज़त का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।